जब मैंने इस केस की फाइलें पढ़नी शुरू की तो एक लाइन पे आके मैं सच में रुक गया। The weapon belonged to the judge. यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। हम बात कर रहे हैं गीतांजलि गर्ग हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जो 13 साल तक सुर्खियों में रहा और जिसका हालिया फैसला किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि 17 जुलाई 2013 को आखिर हुआ क्या था और क्यों 13 साल की इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी हम शायद वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से पढ़ें। नाम है कोई, बदनाम है कोई। तारीख थी 17 जुलाई 2013। जगह थी गुड़गांव का पुलिस लाइंस एरिया। अब ये कोई आम रिहायशी इलाका नहीं है। यहाँ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होती है। उसी हाई सिक्योरिटी जोन के एक पार्क में शाम को एक महिला का शव मिलता है। और जब उस शव की पहचान होती है तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। वो थी गीतांजलि गर्ग, जो उस वक्त गुड़गांव के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CMM रवनीत गर्ग की पत्नी थी। आप सोचिए, एक जज की पत्नी का शव पुलिस लाइंस के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब क्राइम सीन की डिटेल्स बाहर आईं। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। गीतांजलि के शरीर पर गोली का एक नहीं बल्कि 3 निशान थे। एक गोली पेट में, एक छाती में और एक ठोड़ी पर। और सबसे बड़ी बात, शव के पास ही जज रवनीत गर्ग के .32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी मिली थी। फोरेंसिक जांच में भी यह साफ हो गया कि गोलियां इसी रिवॉल्वर से चली थी। और इसी एक डिटेल ने पुलिस की जो शुरुआती थ्योरी थी उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पुलिस ने अपनी पहली जांच में से आत्महत्या का मामला बताकर फाइल बंद करने की कोशिश की। उनकी दलील ये थी कि गीतांजलि डिप्रेशन में थी और उन्होंने खुद को गोली मार ली। छाती या पेट में एक गोली लगने के बाद शरीर में जो भयानक शॉक और दर्द होता है, उससे व्यक्ति लगभग तुरंत अक्षम हो जाता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वो होश खोने लगता है। ऐसे में होश व हवास बनाए रखकर रिवॉल्वर को दोबारा उठाकर निशाना साधकर खुद को 2 और सटीक गोलियां मारना, ये शारीरिक रूप से लगभग नामुमकिन है। गीतांजलि के परिवार ने इसी बुनियादी तर्क को पुलिस के सामने रखा और आत्महत्या की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। तो मतलब ये साफ था कि पुलिस की पहली थ्योरी में बहुत बड़े झोल थे। क्या ये महज एक गलती थी या मामले को जल्दी रफा दफा करने की कोई कोशिश थी? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन परिवार के दबाव और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, जिसमें हत्या की ओर इशारा था, ये मामला स्थानीय पुलिस के हाथ से निकलकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI को सौंप दिया गया। और जब CBI ने जांच शुरू की तो कहानी घर की 4 दीवारी के अंदर के तनाव और कलह की तरफ मुड़ गई। CBI ने परिवार के लोगों से और करीबी दोस्तों से पूछताछ शुरू की। तब ये बात सामने आई कि जज रवनीत गर्ग और उनकी पत्नी गीतांजलि के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उनकी 2 बेटियां भी थीं। लेकिन दोनों के बीच तनाव चरम पर था। जांच में दहेज के लिए दबाव बनाने और बेटा पैदा करने के लिए ताने देने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। गीतांजलि के परिवार ने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। तो अब CBI के पास एक तस्वीर बन रही थी, है ना? उनके पास हत्या का हथियार था जो जज का था, और अब उनके पास हत्या का एक संभावित मकसद भी था जो सीधे सीधे जज और उनके परिवार पर लगे आरोपों से जुड़ रहा था। सही कहा। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए CBI ने जज रवनीत गर्ग को अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर बाहर आई तो ज्यादातर लोगों को लगा कि एक ओपन एंड शट केस है, मतलब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। हथियार पति का, घर में तनाव था यानी मकसद भी पति पर, और मौका भी। ऐसा लग रहा था कि मामला अब बस अदालत में जाएगा और जल्दी इंसाफ हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि CBI के पास एक मजबूत केस है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस की फाइल और अदालत के फैसले के बीच एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता होता है। इस केस में तो ये रास्ता 13 साल लंबा था। 13 साल तक सबूत पेश किए गए, गवाहियां हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, और इतने लंबे इंतजार के बाद जब हाल ही में इस केस का फैसला आया तो उसने सबको हैरान कर दिया। अदालत ने सबूतों के अभाव में जज रवनीत गर्ग और उनके माता पिता को बरी कर दिया। अदालत का तर्क ये था कि CBI ये साबित करने में नाकाम रही कि गोली जज ने ही चलाई थी।
देखिए, अदालतें सिर्फ कड़ियों को जोड़ने का काम नहीं करती, वो ये भी देखती हैं कि क्या उन कड़ियों से कोई और चेन भी बन सकती है। सीबीआई ने एक चेन बनाई कि पति ही कातिल है क्योंकि हथियार उसका था और घर में तनाव था। लेकिन बचाव पक्ष ने ये दलील दी कि क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई तीसरा शख्स घर में आया हो। सीबीआई इस दूसरी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाई। जब तक हर दूसरी संभावना को खारिज न कर दिया जाए तब तक शक संदेह से परे नहीं माना जाता। यही इस केस का सबसे कमजोर पॉइंट था। सीबीआई कोई ऐसा फोरेंसिक सबूत जैसे रिवॉल्वर पर जज के फिंगरप्रिंट्स जो घटना के समय के हों या कोई ऐसा चश्मदीद गवाह पेश नहीं कर पाई जो ये साबित कर सके कि घटना के वक्त जज रवनीत गर्ग ने ही गोली चलाई थी। परिस्थितियां संदेहास्पद थीं, लेकिन संदेह और सबूत में कानून की नज़र में बहुत बड़ा फर्क होता है और इसी फर्क ने फैसला तय कर दिया। तो 13 साल, एक पल के लिए सोचिए, एक परिवार 13 साल तक न्याय का इंतजार करता है और अंत में उन्हें जवाब मिलता है कि हमें नहीं पता कातिल कौन है। इस एक फैसले ने सिर्फ एक केस को ही बंद नहीं किया, बल्कि न्याय में विश्वास पर भी एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। आज कानून की नज़र में गीतांजलि का कातिल कोई नहीं है, वो एक गुमनाम साया है। और यही इस मामले की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और परेशान करने वाले सवाल छोड़ जाता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर ये आत्महत्या नहीं थी और अदालत के फैसले के मुताबिक पति ने भी हत्या नहीं की, तो फिर वो तीसरा व्यक्ति कौन था? गीतांजलि को किसने मारा? हम फिर से उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ये सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अगर हम अदालत का फैसला माने और ये मान लें कि पति बेगुनाह है, तो इसका मतलब है कि कोई तीसरा शख्स उस दिन वहां मौजूद था। लेकिन वो कौन था? और यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है, कोई बाहरी व्यक्ति पुलिस लाइंस जैसे अति सुरक्षित इलाके में जहां हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाती है, वहां दाखिल कैसे हुआ? और सिर्फ दाखिल ही नहीं हुआ, उसने एक जज की पत्नी को निशाना बनाया, जज की ही रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, उसे 3 गोलियां मारी और फिर वहां से बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो गया। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। हकीकत में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसी से तीसरा सवाल जुड़ता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या ये एक परफेक्ट मर्डर था जहां अपराधी इतना शातिर और चालाक था कि उसने अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा, या फिर ये हमारी जांच प्रणाली की कोई बहुत बड़ी नाकामी थी? क्या शुरुआती जांच में ही पुलिस ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, कुछ ऐसे सबूत नजरअंदाज कर दिए जिन्हें बाद में कभी हासिल ही नहीं किया जा सका? ये सारे सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं और शायद इनका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर गीतांजलि घर का मामला एक दुखद और उलझी हुई पहेली बनकर रह गया है। ये कथित आत्महत्या से शुरू हुआ, पति पर हत्या के गंभीर आरोप तक पहुंचा और फिर 13 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सबूतों की कमी के कारण एक ऐसे फैसले पर खत्म हुआ जहां इंसाफ आज भी अधूरा महसूस होता है। यहाँ बहुत कुछ कहती हैं। शक की सुई मजबूती से किसी एक तरफ इशारा करती है, लेकिन कानून की नज़र में ठोस सबूतों के बिना वो बातें सिर्फ कहानियां बनकर रह जाती हैं जिन्हें अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। और ये हमें आखिर में एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ, और वो विचार ये है कि जब कानून को किसी को दोषी ठहराने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन परिस्थितियां केवल एक मजबूत संदेह की ओर इशारा करती हैं, तो न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या सबूतों के अभाव में बरी हो जाना ही बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, या फिर ये हमारे सिस्टम की उस दरार को दिखाता है जहां सच कभी-कभी हमेशा के लिए खो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।